जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडूट्यूब 24/7। दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडूट्यूब 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा हम लोग जीके ब्रह्मास्त्र नाम का एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें डेली 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके जीएस का क्वेश्चंस करते हैं और उसके साथ ही हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो आप टारगेट रख लीजिए 100 से 150 वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं डेली। और दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और यदि आपको अच्छा नहीं लगे, कुछ कमी नज़र आए तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में इसे सुधार सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्बिसार किस वंश का संस्थापक था? बिम्बिसार वाज फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? आपके ऑप्शन है हर्यक, शुंग, नंद, मौर्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हर्यक डायनेस्टी। आपको पता होगा बिम्बिसार जी जो थे वो पहले रूलर थे और इन्हीं ने संस्थापना किया था हर्यक डायनेस्टी का, जो कि एक मगध का एम्पायर था। और ये बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे प्रोटेक्टर थे बुद्धा जी के। और इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, जो बाद में इन्हें कैद कर लिए और इनको कारागार में डाल दिया और उनकी बाद में हत्या भी कर दी गई। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। इसका आंसर है बिम्बिसार। और बिम्बिसार जी हर्यक वंश के संस्थापक थे। आपको हम पिक्चर में दिखाते हैं। देखिए, ये पिक्चर है जिसमें बुद्धा जी का वेलकम कर रहे हैं बिम्बिसार जी। और इनका डायनेस्टी देख लीजिए दोस्तों आप, कैसे इनका मगध एम्पायर फैला हुआ था। तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये है टोटल जो हर्यक डायनेस्टी था बिम्बिसार के द्वारा जो स्थापना किया गया था। और ये जो वो जेल है दोस्तों, उस टाइम का जेल जिसमें उनके पुत्र अजातशत्रु जी उन्हें कैद किए थे, ये आज का राजगीर में पड़ता है। और इन्हीं ने बिम्बिसार जी ने ही राजगीर, जो आज पहले राजगीर ही के नाम से जाना जाता था, उस सिटी का स्थापना भी किए थे इन्होंने। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इग्नाइटेड माइंड्स किताब किसने लिखी है? हु रॉट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स? आपके ऑप्शन हैं एपीजे अब्दुल कलाम, आर एन टैगोर, महात्मा गांधी, एस सी बोस। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, ये इग्नाइटेड माइंड्स जो बुक है ये एक चाइल्ड गर्ल पे आधारित है जिसका नाम है स्नेहल ठक्कर। और ये एपीजे अब्दुल कलाम जी उस कहानी को बताते हैं जब इन्होंने एक स्कूल में गया था और तभी वहाँ पर किसी तरह क्वेश्चन उठ गया कि हु इज़ आवर इनेमी, हम लोग का दुश्मन कौन है। तो इस बच्ची ने बहुत शानदार जवाब दिया था। उसका जवाब था पॉवर्टी, जो गरीबी है हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी पे ये बुक आधारित है और भी बहुत कुछ बहुत पॉइंट्स पे आधारित है ये बुक, जो टॉप जो इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर है जो बहुत ड्रीम रखते हैं इंडिया के लिए, जैसे रतन टाटा जी और जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स जैसे अशोका जी हुए थे, तो सब पे आधारित है ये बुक। इनका बहुत 10 पेज पे है बुक लिखा हुआ और ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड बुक अभी भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप बस याद रखिएगा इग्नाइटेड माइंड्स वो है एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका एपीजे अब्दुल कलाम जी का और भी बहुत बुक है, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इंस्पायरिंग थाट्स, गाइडिंग सोल्स। तो आप ये सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता था। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज? आपके ऑप्शन है सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मोलेंगेना, एलियम सेपा, एलियम सैटिवम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोलेनम ट्यूबरसम। आप याद रखिएगा, जो आलू के जो जैसे ट्यूब होते हैं थोड़ा सा उस टाइप से आप याद रख लीजिए ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम ये आलू का हो गया दोस्तों। और ये सोलेनम मोलेंगम है, ये बैगन का होता है, जो ब्रिंजाल हम लोग बोलते हैं, ब्रिंजाल का है। और एलियम सेपा ये दोस्तों ओनियन, जो प्याज का होता है, साइंटिफिक नेम। और ये दोस्तों एलियम सैटिवम जो है ये होता है आपका जो भी गार्लिक जो होते हैं, जो भी लहसुन जिसको बोलते हैं आप। तो आप इसे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये सब फ्रीक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन में और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब भी है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस? आपके ऑप्शन हैं स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्टोमक। आपको पता है डाइजेशन तो ऐसे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब माउथ में आपके सेलिवरी ग्लैंड जो आपके एमाइलेज और लाइपेज दो एंजाइम छोड़ते हैं, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेनली जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है दोस्तों वो स्टमक में होता है। जब स्टमक के द्वारा पेप्सिन एंजाइम रिलीज किया जाता है और वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स के बॉन्ड को तोड़कर ये सब जब होता है, तब मेनली जो आप बस याद रखिए जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। और आपको पता होगा दोस्तों प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड होते हैं और जो कि हम लोग
जो शरीर में हम लोग 9 ही बना पाते हैं, और हम लोग को 11 जो लेना पड़ता है वो डाइट से लेना पड़ता है, मतलब भोजन से लेना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को अच्छा बैलेंस डाइट, जैसे प्रोटीन, रिच प्रोटीन, जैसे सोयाबीन, दूध, मीट, मसल्स वाली चीज़ सब खाने चाहिए। तो आप बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत एक राज्यों का समूह है, यह किस अनुच्छेद में है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इट इज इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4? इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर है आर्टिकल 1। आपको पता होगा, जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये जो आर्टिकल 1 में डिफाइन यही हुआ था कि इंडिया जो कि एक राज्यों का समूह है। तो हमारा और ऑप्शन सब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो आर्टिकल 2 है, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी एक्सटर्नल जो एरिया है उसको यदि इंडिया के टेरिटरी मिलाना है तो पार्लियामेंट उसे मिला सकती है, जो अमेंडमेंट रूल लाके। और आर्टिकल 3 दोस्तों, कोई भी अपना इंटरनल बाउंड्री है, जैसे कोई भारत का राज्य है उसमें कुछ छेड़छाड़ करना है, नाम या फिर कुछ बदलना है, उसका टेरिटरी का एरिया कम करना है, बढ़ाना है, तो वो आर्टिकल 3 में दिया गया है। आप इसे याद रखिएगा। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं दोस्तों। किस वायसराय के समय भारत में रेल आई थी? अंडर विच वायसराय ट्रेन केम इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी जी, जो ट्रेन आई थी दोस्तों वो 16 अप्रैल 1853 में आई थी। और उस टाइम पे ये लॉर्ड डलहौजी जी थे। और इन्होंने जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उससे 1 साल पहले तक ये इंडिया के वायसराय थे। और ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं इंडिया के लिए, जैसे PWD जो डिपार्टमेंट आज हम लोग देखते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये इन्हीं का देन है। और इन्होंने एक और भी जो काम किया था, जो आज तक हम लोग को याद है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो आप जो हड़प वाली नीति थी, जिसमें जो भी राजा अपने अपने सगे पुत्र नहीं, जो गोद लिए पुत्र को लेते थे, तो उसका जो भी एरिया एनेक्स किया जाता था, मतलब छीन लिया जाता था। तो ये सब कुछ कुछ इनके इंपॉर्टेंट काम है, आप इसे याद रखिएगा। जो ट्रेन आई थी दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई थी। वो था ईयर था 16 अप्रैल 1853। अब ये सब याद रखिएगा। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र, लॉर्ड डलहौजी जी यहीं पर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्लीकट्टू किस राज्य का त्यौहार है? जल्लीकट्टू इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, मिजोरम। तो इसका सही आंसर दोस्तों तमिलनाडु। आपको पता है ये तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं उनका मानना है कि ये जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है, जिसमें एक बैल को छोड़ दिया जाता है और भीड़ में, और बाद में उसमें कोई एक आदमी पकड़ने का ट्राई करते हैं, उसके हम्प को, जो पीठ के एरिया को पकड़ के, और उसी को जीत घोषित किया जाता है जो पकड़ता है। और ये तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि ये लगभग 400 BC, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले से ये खेल खेला जाता है। और बीच में इसे बहुत खतरनाक देखने के बावजूद इसे बैन भी कर दिया गया था। लेकिन वहाँ की सरकार ने फिर से 2017 में एक नया अमेंडमेंट लाई बिल, जो पार्लियामेंट अपना उनका जो विधानसभा में होता है, और इसे फिर से कंटिन्यू कराई गेम को। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट गेम है, और तमिलनाडु के उन लोगों के बिलीफ पे है, कितना वो लोग मानते हैं इस गेम को। तो आइए आपको हम पिक्चर में दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वो गेम है जिसमें जो बुल को छोड़ दिया जाता है भीड़ में, और फिर उसके बाद में पकड़ते हैं लोग। तो आइए ये देखिए उनका जो बिलीफ है, जो पहले जो रॉक मोन्यूमेंट मिला है जिसमें वो लोग जो बैल थे उसको पकड़ते थे, ये खेल था। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कम्बाला किस राज्य का त्यौहार है? कम्बाला इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। आपको पता होगा ये गेम आपको ऐसे भी याद होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो एक श्रीनिवासा गौड़ा जी थे, जिन्होंने, जिसे इंडिया का बोल्ट कहा जा रहा था, और उन्होंने बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ा था 100 मीटर में, और उन्होंने 9.55 सेकंड में दौड़ा था, जबकि उसेन बोल्ट जी 9.58 में दौड़े थे 100 मीटर। तो उस फेस्टिवल से याद रख लीजिए कि जो कम्बाला स्पोर्ट है, जो ये कर्नाटक का है, वो कर्नाटक में ही था। और वो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस टाइप का कुछ दौड़ होता है जिसमें 2 बैल को लेके दौड़ना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कम्बाला स्पोर्ट कर्नाटक से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी की युद्ध कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं
1757, 1761, 1764, 1857। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1757। आपको पता है जब 1757 के टाइम पे जब वहाँ के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, तो उनके एक सिपाही थे मीर जफ़र, जिन्होंने एक्चुअली सिराजुद्दौला का जो नेचर था किंग का बहुत क्रूएल टाइप से था। तो जो उनके सेनापति थे मीर जफ़र, वो धोखा कर देते हैं उनके साथ, और जो 1757 में लड़ाई होता है लॉर्ड क्लाइव, ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला, तो जिनके सेनापति मीर जफ़र थे, तो उन्होंने धोखा कर दिया। तो बाद में ये हार जाते हैं सिराजुद्दौला और इनको मौत दे दी जाती है। तो आप याद रखिएगा 1757 में जो लड़ाई हुई थी वो लॉर्ड क्लाइव और मीर जफ़र जो सिराजुद्दौला की तरफ से थे उनके बीच हुई थी, और इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। आप 1761 देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन में। 1761 आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जो अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी और मराठा के बीच में हुई थी। 1764 देख रहे हैं दोस्तों, ये बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। और 1857 देख रहे हैं दोस्तों, ये अब पता होगा, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो रिवोल्ट हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का पहला रिवोल्ट 1857 में हुआ था। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन प्रोटोजोअल बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोजोअल डिजीज? आपके ऑप्शंस हैं मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, जॉन्डिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मलेरिया। आप कुछ वर्ड याद रख लीजिए दोस्तों, जैसे DKMSP। आप ये 5 वर्ड याद रख लीजिए। इस वर्ड से क्या होगा, अब देखिए ये सब प्रोटोजोअल डिजीज हैं। जैसे D से डायरिया, K से कालाजार, M से मलेरिया और S से स्लीपिंग सिकनेस और P से पायरिया जो दांत में होता है। तो आप ये वर्ड याद रख लीजिएगा। ये सब डिजीज़ वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, और ये सब ऐसे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। DKMSP, D से डायरिया, K से कालाजार, M से मलेरिया, S से स्लीपिंग सिकनेस और P से पायरिया। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस? आपके ऑप्शन हैं N2O, NO, N3O, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है डाइनाइट्रस मोनोऑक्साइड। और ये एक कलरलेस गैस है दोस्तों, ये दिखता नहीं है, और ये नॉन फ्लेमेबल गैस भी है, मतलब जलता नहीं है ये। तो आप इसे याद रख सकते हैं N2O लाफिंग गैस, आप इसे याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आपके ऑप्शन हैं 12 अगस्त, 12 जनवरी, 12 सितंबर, 25 जनवरी। अब जैसा पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी को, इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे ये बनाया जाता है 12 जनवरी। और ये एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं इंडिया के, ये दार्शनिक हैं और ये यूथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इन्होंने ही कहा था मुझे बस 100 ऐसे इंस्पायरिंग यूथ दे दो, मैं इस देश को बदल दूंगा। तो इनका यूथ में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। आजकल के भी बहुत यूथ इन्हें फॉलो करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 जनवरी इनका डेट ऑफ बर्थ है, और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ में हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। आपके यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों 25 जनवरी, आप इसे याद रख लीजिएगा। ये नेशनल वोटर्स डे होता है, इस दिन नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट कोस्टल एरिया? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। आपको पता है गुजरात जो इंडिया का टोटल जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, ये 7516 किलोमीटर है, और जिसमें गुजरात का अकेले 1214 किलोमीटर है। मतलब आप समझ सकते हैं गुजरात का टोटल 23% है। और वैसे भी दोस्तों ये जो कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंडिया की जो इकोनॉमी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट पड़ता है माल जो ढोने में होता है, जो तटीय क्षेत्र पड़ता है। और इसलिए आपको पता भी होगा जो गुजरात बहुत एक रिच और प्रोस्पेरस एरिया है, रिच और प्रोस्पेरस राज्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। और इसके बाद में बात कर लें तो आंध्र प्रदेश है जो इसके बाद में आते हैं, जिसका जो सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल एरिया है इंडिया का स्टेट का। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये आप देख लिए गुजरात का 1214 किलोमीटर है यहाँ पर, और आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर है। ये गुजरात सबसे बड़ा जो कोस्टल एरिया वाला राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद में सबसे लंबे समय तक काम किया है? हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट? आपके ऑप्शन हैं ज्योति बसु, प्रेम सिंह तोमांग, नवीन पटनायक, पवन कुमार चामलिंग।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों पवन कुमार चामलिंग। जैसा आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, ये एक सिक्किम के बहुत बड़े नेता हैं और इसका पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट था और इन्होंने 2019 में लास्ट इलेक्शन अपना हारा था। और आपको बता दूं, ये 1994 से लगातार चीफ मिनिस्टर थे 2019 तक, जो कि अब तक का सबसे लंबा किसी को एक चीफ मिनिस्टर का है, जो कि लगभग 24 साल पड़ता है, आपको बता दूं। और इन्होंने जो 2019 में जो इलेक्शन हारा, उसके बाद जो अभी है वो है प्रेम सिंह तमांग, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पार्टी से हैं। और इसके बाद जो दोस्तों आता है वो ज्योति बसु जी हैं, जो कि लगभग वेस्ट बंगाल के CPIM के जो मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने लगभग 23 साल चीफ मिनिस्टर रहा है। और इसके बाद अभी आप दोस्तों पता होगा आपको, उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ये अभी अपना 5th टाइम कर रहे हैं, मतलब इनका 20 साल लगभग हो गया है, अब ये 21वां साल में कर रहे हैं अपना चीफ मिनिस्टर का पद स्टार्ट। अब बस याद रखिएगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्यूर है किसी चीफ मिनिस्टर का वो है पवन कुमार चामलिंग जी का, जो कि सिक्किम से है, और इन्होंने 1994 से 2019 तक लगातार चीफ मिनिस्टर था। तो यह हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने यूवी किरणों का खोज किया? हु डिस्कवर्ड यूवी रेज? आपके ऑप्शंस हैं आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, WB रिटर, JW रिटर, माइकल फैराडे। इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन विल्हेम रिक्टर। आप याद रखिएगा इस नाम को। और इन्होंने 1801 में ये खोज किया था यूवी रेज का, और ये एक जर्मनी से बिलोंग करते थे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट, आप देख सकते हैं ये जो सीरीज है, ये इधर से वेवलेंथ दोस्तों, इधर से वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटता है, और इस इधर से वेवलेंथ घटता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। और इसी में जो है आपके यूवी रेज, इसको ये खोजे थे RW रिटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठक्कर कमीशन किसकी जांच के लिए लगाई गई थी? ठक्कर कमीशन वॉज ब्राउट टू इन्वेस्टिगेट विच केस? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी हत्याकांड, राजीव गांधी हत्याकांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड, मुंबई बम ब्लास्ट। आप पिक्चर में देख के समझ गए होंगे दोस्तों, ये जो ठक्कर कमेटी लाई थी, जो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उसका इन्वेस्टिगेट किया था, तो ये इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए हुआ था। आपको पता है दोस्तों, जब ये इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि जब 1984 में जो आपके गुरु जो स्वर्ण मंदिर है, जो सिख लोग का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर भिंडरावाले जी का कैप्चर हो गया था। ये कांग्रेस इंदिरा गांधी जी का कहना था, और इन्होंने ही वो वहाँ पर आर्मी भेज के वहाँ पर उनको वहाँ जो भी फाइटिंग हुई थी, इसके बाद उनको मार दिया गया था भिंडरावाले, जो कि एक गुरु थे सिख धर्म के। तो इसके बाद इनके अपने बॉडीगार्ड ने ही इन्हें मार दिया था। जो 31 अक्टूबर 1984 की बात है, जब ये 9:30 बजे एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो इन्होंने इन्हीं को मार दिया था। आपको बस याद रखिए, जो ठक्कर कमेटी थी ये इंदिरा गांधी हत्याकांड से डील करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। ये देखिए, ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल है, जो सफरदंज दिल्ली में है, तो वहाँ पर इनका मेमोरियल में ये साड़ी है, लास्ट साड़ी जिसमें इन्होंने पहना था, और ये देख सकते हैं आप, ये ब्लड का जो दाग है, और इन्होंने इसमें कुछ कुछ ब्लॉक हैं जो इनके गोली के हैं, और ये लास्ट उनका जो चप्पल था। आइए दोस्तों, हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश ऐसे भी एक बहुत बड़ा जैसे फॉरेस्ट वाला एरिया है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व या फिर जितने भी नेशनल पार्क हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। और इसके अलावा बंधवगढ़ हैं, या फिर पन्ना, या फिर सतपुरा, या माधव, जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये दोस्तों, ये जो कान्हा नेशनल पार्क है, ये टाइगर के लिए फेमस है, आप देख भी सकते होंगे पिक्चर में। आप बस याद रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क वो है मध्य प्रदेश में। आप इसे मैप में भी देख सकते हैं, ये साउथ साइड पड़ता है मध्य प्रदेश का। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42वीं संशोधन कानून किन नए शब्दों को संविधान में जोड़े थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड विच वर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शंस हैं सोवरेजन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। या आप SSS से याद रखिएगा, SSS से सोवरेजन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड जोड़ा गया था दोस्तों। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है,
एक्चुअली दोस्तों जब ये जो कानून लाया गया था 1976 में, ये आपातकाल के बीच में ही लाया गया था, नया संशोधन, जो तभी इंदिरा गांधी तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर थी। और इसमें बहुत सारा, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये अमेंडमेंट एक्ट था, क्योंकि इसमें बहुत सारा पावर कम कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू था। अब बस याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था, सोवरेजन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा वाज बिल्ड बाय हुम? आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, शाहजहाँ, आजम शाह, अकबर। इसका सही आंसर दोस्तों आजम शाह, जो कि पुत्र थे औरंगजेब की, और इन्होंने अपनी माँ की याद पे बनवाया था। एक्चुअली कहा जाता है दोस्तों इनका स्टार्ट औरंगजेब जी ने ही करवाया था, लेकिन बाद में इनको काम दे दिया गया था हैंड ओवर आजम शाह जी को, और ये काम चला था 1651 से 1661 तक, 10 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। और इन्होंने और आजम शाह जी ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम के लिए याद में बनाया था। आपको हम पिक्चर में दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आज का जो औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है, ये कुछ मिलता जुलता है ताजमहल के सीन से। और ये देखिए जो 17वीं 18वीं शताब्दी की जो पिक्चर ली गई थी, ये पहले किस तरह था। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था? हु वॉज नोन बाय देवनाम प्रिय? आपके ऑप्शंस हैं अशोका, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अशोका। आपको पता है ये अशोका एक बहुत बड़े इंडिया के एक रूलर थे, जो कि बहुत लंबा एरिया था इनका जब कंट्रोल करने का। ये अफ़गानिस्तान से लेकर टोटल जो आज का बांग्लादेश है, इन्होंने वहाँ तक एरिया में रूल किया। भले ही इन्होंने डाउन साउथ जो भी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक वाले एरिया में रूल नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा लंबा तक एरिया तक रूल किए थे इन्होंने। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे, मतलब जैसे आप याद रख लीजिए, जो मौर्य डायनेस्टी जो फाउंड हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले संस्थापक थे, उसके बाद बिंदुसारा, उसके बाद अशोका। आप देख सकते हैं ABC से याद रख लीजिए उल्टा से, अशोका, उसके पापा बिंदुसारा, उसके पापा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनका ही नाम था, अशोका का नाम था ही देवनाम प्रिय। आपको हम कुछ पिक्चर्स में दिखाते हैं जो रॉक एडिक्ट मिले हैं अब तक। और ये देखिए दोस्तों, कुछ रॉक एडिक्ट जो मिले हैं उसको स्टडी करके, जो आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उसके द्वारा स्टडी करके ये नाम सजेस्ट किया है देवनाम प्रिय। तो आप बस याद रखिए दोस्तों, देवनाम प्रिय अशोका का जो एक निक नेम था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि दोस्तों इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। और यदि दोस्तों आपको यदि कुछ कमी नज़र आई, कुछ यदि फॉल्ट नज़र आई, तो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि हमें भी पता चले और हम भी इस आगे वीडियो आने वाले वीडियो में इसे सुधार सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पे।